हेलो फ्रेंड्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री और यह है चैप्टर 6 अध्याय 6 करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एडोबिला पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपके सारे वीडियो आने वाले हैं और सारे क्लास के जितने भी आपके चैप्टर हैं सारे चैप्टर इस चैनल पर आपके होने वाले हैं। तो चलिए आज का चैप्टर देखते हैं। आज का क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक बच्चे की तस्वीर दी गई है और यह बच्चा कुछ सोच रहा है। इसका नाम शंकरन है और आज चुनाव का दिन है, मतलब वोटिंग होने वाली है। आप तो जानते हैं कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन हमारे यहाँ मतदान होता है। लोग अपना अपना मत ईवीएम में डालते हैं। तो आज मतदान का दिन है। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो शासकों का चुनाव, हमारे शासक कौन है? तो हमारे शासक होते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम लोग सांसद भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम लोग विधायक बोलते हैं। समझ गए? तो ये हमारे आज के शासक हैं। और इनसे ऊपर जाएंगे तो राज्य में हमारे मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं। ये कुछ शासक हैं। और उसके बाद सबसे ऊपर अगर राजा की बात करें तो जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं ये पूरे भारतवर्ष के राजा होते हैं। तो इस तरह के ये शासक होते हैं और इन सबका चुनाव हम ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब यहाँ जो पॉइंट है, कुछ लोग शासक कैसे बने, तो इसके बारे में हम समझते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। वोटिंग से, हम जो वोटिंग डाल रहे हैं, तो आजादी के बाद 1947 से लेकर अब तक, मतलब 2020 तक, इस साल भी चुनाव हुए, 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो हम अपने शासकों के चुनाव करते आ रहे हैं। और लेकिन बहुत समय पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है। कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। मतलब सबसे पहले तो लोग अपने में कोई चुन लेता था और उसको राजन बोलता था, जन चुनते थे उसको, वो राजन कहलाता था। लेकिन 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ अंतर हो गया। ये अंतर हो गया, कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते, मतलब यज्ञ करके भी राजा बनते थे। कैसे बनते थे? अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। आपने रामायण में भी अश्वमेध यज्ञ का नाम सुना होगा। रामायण में राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था और आपने सुना होगा कि उसने जो घोड़ा छोड़ा था तो लौक उसने घोड़े को पकड़ लिया था। तो इसमें एक घोड़े को राजा ने लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया। मतलब कि अश्वमेध में होता क्या है कि एक घोड़े को छोड़ा जाता है। मान लीजिए ये घोड़ा है और इसको छोड़ा जाता है और इसके साथ कुछ आदमी रहते हैं, इसके पीछे पीछे चलते हैं। अब ये घोड़ा जितनी दूर चलेगा उतनी दूर का क्षेत्र, अगर बीच में कोई राजा इस घोड़े को नहीं रोकता है तो यह इतने दूर का क्षेत्र इस राजा का हो जाएगा। जिस राजा ने इस घोड़े को, मान लीजिए इस राज्य का राजा ने छोड़ा है, तो इतना दूर का क्षेत्र इसका होगा। तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ होता था। तो इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था जो घोड़े को जाने देते थे, उसको रोकते नहीं। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए इन्हें उपहारों में, उन्हें जो पुरोहित यज्ञ कराते थे उन पुरोहितों को उपहारों में बहुत ही कीमती सामान दिया जाता था। उस समय की सबसे कीमती सामान होती थी गाय। कभी कभी उन पुरोहितों को 100 गायें या 1000 गायें तक दी जाती थी, लाख गाय भी देने की बात कही जाती।
अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते, मतलब कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था वह शक्तिशाली माना जाता था, क्योंकि उसके घोड़ा को तो कोई रोकता नहीं था, डर के मारे कि अगर रोकेंगे तो उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। जो राजा यज्ञ करवाता था, अश्वमेध यज्ञ करवाता था, उसका स्थान मुख्य होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल पर, उसको सिंहासन, सिंह का आसन, सिंहासन पढ़े ना, सिंहासन, तो सिंहासन का मतलब होता है सिंह के आसन पर बैठता था, तो बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता है। तो सारथी का मतलब क्या होता है? सारथी का मतलब होता है रथ चलाने, रथ चलाने वाले को सारथी बोलते हैं, चलाने वाला। ये क्या कहलाता था? ये सारथी होता था। और सहचर कौन होता था? साथ में चलने, साथ में चलने वाला, इसको सहचर बोलते हैं। तो जो राजा का जो सारथी होता था वो मेन होता था, क्योंकि वो राजा के साथ रहता था और राजा को कहाँ जाना है, कैसे ले जाना है, क्या करना है, ये सारी बातें सारथी को पता होती थी। और यज्ञ के अवसर पर वह राजा को विजयी तथा अन्य गुणगान करता था, मतलब कि राजा का हौसला बढ़ाता था, उनके विजयों का और अन्य गुणों का गान करता था, राजा का हौसला बढ़ाता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। मतलब कि राजा को जिताने के लिए राजा के जो रानी होती थी, उनके जो पुत्र होते थे, उनके जो भाई होते थे, वो भी छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। मतलब बाकी जो गेस्ट राजा आते थे वे बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया देखते थे, लेकिन राजा के साथ उनकी रानी और उनके पुत्र सम्मिलित होते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। मतलब कि एक यज्ञ के साथ और भी छोटे मोटे बहुत सारे पूजा किए जाते थे। विष अथवा वैश्य, वैश्य मतलब जो व्यापार करता था, उस समय जो व्यापार करता था उसको वैश्य बोला जाता था, उस जाति को वैश्य बोलते, तो उसको विष भी बोलते थे। ये वाला विष होता था, विष अथवा वैश्य। जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, मतलब उस देश के जो व्यापारी होते थे, उस राज्य के जो व्यापारी होते थे, वे राजा के लिए उपहार लेकर आते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। मतलब कि वहाँ आपने अभी तक देखा कौन कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे, राजा होते थे, वैश्य होते थे, और एक यहाँ और चर्चा आई शूद्र, और शूद्र होते थे। तो इन सब के बारे में आपने देख लिया। ब्राह्मण यज्ञ करवाते थे, राजा यज्ञ करते थे, वैश्य उनके लिए उपहार लाते थे, लेकिन शूद्रों को इन अनुष्ठानों में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं किया जाता था। शूद्रों के लिए वर्जित था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ, पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे इसको लिखो। तो यहाँ हमने लिख दिया ब्राह्मण, राजा, वैश्य और शूद्र इसमें शामिल नहीं होते। उसके बाद अब इसी पर आता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण मतलब जाति व्यवस्था जिसको हम कह सकते हैं। वर्ण व्यवस्था को हम लोग जाति व्यवस्था के नाम से जानते हैं और जाति व्यवस्था भी कह सकते हैं। वर्ण व्यवस्था मतलब जाति व्यवस्था। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में, तो गंगा यमुना क्षेत्र कौन सा हो गया? हम लोग का दिल्ली वाला क्षेत्र हो गया यमुना का, और फिर ये गंगा वाला क्षेत्र हो गया। तो इस साइड में मतलब कि उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया, गंगा का क्षेत्र ही हो गया। और इधर ये कौन सा हो गया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये सब जो क्षेत्र था इसमें कई ग्रंथ रचे गए, क्योंकि आर्य लोग तो सबसे पहले आकर इन्हीं क्षेत्रों में बसे थे, तो इस क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। यहाँ ऋग्वेद की चर्चा आई है। उसी तरह से वेद कितने हैं? वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन? सबसे पहले आता है ऋग्वेद, ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद होते थे। यहाँ देखिए, यहाँ है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते थे। तो इन 4 वेदों में जो ये 3 वेद हैं, इन 3 वेदों की रचना बाद में की गई। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना बाद में की गई। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की गई। तो ऋग्वेद के रचना के बाद ये जो है इन तीनों वेदों को उत्तर वैदिक
का ग्रंथ कहा। उत्तर वैदिक ग्रंथ, उत्तर वैदिक ग्रंथ में कौन कौन से वेद आ गए? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। साथ ही इनके साथ और जिन ग्रंथों की रचना की गई वे सारे ग्रंथ भी उत्तर वैदिक ग्रंथ में इनकी चर्चा हुई है। मतलब कि ऋग्वेद को छोड़ के बाद बाकी इसके बाद जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है सारे ग्रंथों को उत्तर वैदिक ग्रंथ के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों, मतलब इन ग्रंथों की रचना किसने की? पुरोहितों ने की। तो इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं तथा इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। इन सभी ग्रंथों में कैसे समाज में रहना है, किस अनुष्ठान को कैसे करना है, ये सारे नियम बताए गए। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। मतलब कि इतने सारे लोग समाज में रहते थे और समाज इन सभी लोगों को मिलाकर बनता था। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन। मतलब कुछ लोग वहाँ धनवान थे। कौन कौन धनवान थे? पुरोहित लोग धनवान थे, योद्धा वैभवशाली थे, धनवान थे, कुछ कृषक खेती करने वाले और कुछ व्यापारी भी धनवान थे। बाद बाकी पशु पालने वाले, शिल्पकार मतलब की शिल्पकारी कलाकारी करने वाले, श्रमिक मजदूरी करने वाले, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक भोजन का संग्रह करके खाने वाले, ये लोग निर्धन। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण का मतलब ये जाति, तो 4 जाति में पुरोहित ने विभाजित किया। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। मतलब उन्होंने कार्य के आधार पर जाति का निर्धारण सबसे पहले किया था। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। और दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना होता था। तो सबसे पहली जाति कौन हो गई? सबसे पहली जाति हो गई आपकी ब्राह्मण और दूसरी जाति हो गई क्षत्रिय। तीसरी जाति वैश्य थे। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे। तीसरे स्थान पर वैश्य थे। उसके बाद इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे वैश्य में। आप ध्यान रखिएगा, वैश्य में कौन कौन से जातियां आती थी? तो कृषक वैश्य में आते थे, पशुपालक वैश्य में आते थे और व्यापारी वैश्य में आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। मतलब कि ब्राह्मण यज्ञ करवाते थे और करने वाले में क्षत्रिय और वैश्य थे, इनको यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। शूद्र वर्ण का स्थान जो है शूद्रों का, ये अंतिम स्थान था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। ये इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। कब? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मतलब कि ऋग्वेद के बाद वाला जो समय आया, उस समय महिलाओं और शूद्रों को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था। जाति व्यवस्था एकदम चरम पर। उसके बाद है पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। मतलब कि ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। मतलब कि इन लोगों के साथ छुआछूत जो था वह बरकरार था। अस्पृश्यता था, इन लोगों को छुआ भी नहीं जाता था, इनसे स्पर्श नहीं किया जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। मतलब कि पूजा पाठ, अनुष्ठान का मतलब होता है पूजा पाठ करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की और इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब कि ये बंगाल वाले
साइड में और बिहार से सटे साइड में, या फिर पूर्वोत्तर में चले जाइए तो पूर्वोत्तर राज्य जो असम है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, इन सब क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। वहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था, मतलब सभी वर्ण के लोग जो थे, चारों वर्ण के लोग वो एक बराबर थे और पुरोहितों का अधिकार बहुत सीमित था। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जनपद जानेंगे। तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।